आज से 4 साल पहले और 9 साल पहले कुछ हुआ था। मतलब वैसे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता होगा, लेकिन WWE के सेंस में तो 4 साल पहले समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर का वो रिटर्न हुआ था। और उस वाले रिटर्न से मेरी जो सबसे अलग वाली मेमोरी है वो ये है कि रोमन रेंस इतना शॉक्ड था वहां पे कि वो टर्न बगल पे खड़े हो के देख रहा है, क्योंकि बीच में वो रैंप वाला एरिया था। और 9 साल पहले क्या हुआ था? 9 साल पहले वो हुआ था कि अगर वो नहीं होता तो अभी बहुत कुछ अलग तरीके से होता। और मैं बात कर रहा हूँ फिन बैलर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप की विक्ट्री की। मुझे याद है लाइव ही इस चीज को देखना कि वो जो मंडे नाइट रॉ, समर स्लैम की बात है ना, रॉ में जैसे टूर्नामेंट होने के बाद फिर समर स्लैम में फिन बैलर जीते थे, लेकिन वहीं पे वो इंजर्ड हो गए थे, फिर उनको टाइटल को रिलिंक्विश करना पड़ा था। और वो बड़ा इमोशनल मूवमेंट था, क्योंकि फिन बैलर जिस तरीके से अभी अभी ही आए थे एनएक्सटी से और एकदम से उनको इतना तगड़ा वाला राइज मिला था। तो अगर वो टाइटल रिलिंक्विश ना होता तो शायद जो डायरेक्शन है फिन बैलर के करियर की वो बिल्कुल अलग होती। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे हमारे जिमी एंड जे दोनों भाइयों, क्योंकि इनका जो है आज जन्मदिन है, तो इनको जन्मदिन की बधाइयां। और 2 दिन में वैसे हमारे इस चैनल का भी जन्मदिन होने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 734 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? रेड बिकनी कातिल अदाएं WWE दिग्गज ब्रॉक लेसनर की बेटी ने बिखेरा हुस्न का जलवा, देखकर आप भी कहेंगे वाओ। तो एक वीडियो पोस्ट की है ब्रॉक लेसनर की डॉटर ने, और चलो ये तो बहुत रैंडम ऐसे आती रहती है वहां पे, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको देखा भाई, ये न्यूज़ 24 है। और पता है आपको, इंडिया में जब कोई बिल्कुल ऐसे सेंसेशन बनानी है तो जिस तरीके से हिंदी की शब्दावली में चुनाव चयन किया जाता है शब्दों का, वो कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने कुछ बहुत ही अलग इसको बना दिया। जस्ट एक वीडियो पोस्ट करी है ब्रॉक लेसनर की डॉटर ने। और वैसे ना अब आजकल सोशल मीडिया पर उनकी जो डॉटर है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वो जो खुद का शॉर्ट पुट वाला करियर है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अब काफी ज्यादा उनको एक्सपोजर मिल रहा है। और आई थिंक वो भी बहुत परेशान भी हो चुकी है। जैसे चलो शुरू शुरू में मजाक में तो ठीक था कि यार ये तो बिल्कुल ब्रॉक लेसनर जैसी ही दिखती है, इनकी तो जो मम्मी है उनके जीन्स ने कुछ भी काम नहीं किया। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मैंने अभी देखा उनके इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने अपने जो कॉमेंट्स है उनको ऑफ ही कर दिया। मतलब ये तो ऑब्वियस है कि ब्रॉक लेसनर की आइडेंटिटी से वो जानी जाएंगी, पहचानी जाएंगी, लेकिन फिर ये थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। अब मैं तो कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों की वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है, मतलब अरेस्ट क्या बोला मैंने, कॉमेंट्स को ऑफ किया है, जरा यही सामने रख दो ब्रॉक लेसनर के, सारी मतलब उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बट ये लग रहा है कि अगर WWE भी देखना चाहे फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर की डॉटर को, तो डेफिनेटली वो हाईली कंसिडर करेंगे इसको, क्योंकि ऑब्वियसली ये WWE में हम देखते भी है कि जो सुपरस्टार पहले रह चुके हैं उनकी जो अगली जनरेशन होती है उसका उनको फायदा मिलता है, और वो अच्छा भी होता है। WWE फैंस उस चीज को पसंद भी करते हैं। ऐसा लग रहा है भाई देखो कि क्रिस जेरिको आने ही वाले हैं अब WWE में, इस बात में कोई और शक रह नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से जो बहुत ज्यादा रिलायबल है वो ये कह रहे हैं कि जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा इस साल के एंड में, WWE के लोग लेके ही आने वाले हैं क्रिस जेरिको को। और आई थिंक क्रिस जेरिको भी ज्यादा पैसे WWE से अगर मिल गए तो उस अपने डिसीजन में कोई वो दूसरे बार सोचने भी नहीं वाले। और अगर आप देखोगे भी तो जब AEW बनी थी, फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे क्रिस जेरिको सबसे बड़ा नेम था, वो पहला वाला। चलो कोडी रोड्स उस टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे अगर आप कंपेयर करोगे अब से, लेकिन उस टाइम पे जो एक बड़ा नाम जिसने सबसे ज्यादा ऐसे हेडलाइंस बनाई थी कि WWE कंपनी को छोड़ के कोई बंदा जा रहा है एक नई रेसलिंग कंपनी बनाने जो कि बहुत बड़े लेवल पे होने वाली, तो वो क्रिस जेरिको का नेम था। लेकिन फिर अब आप क्या ही बोलोगे, ऐसे तो कोडी रोड्स के लिए भी बोल सकते हो कि वो भी तो बंदा वहां पे एग्जीक्यूटिव था जो कि AEW के अंदर बिहाइंड द सीन चीजों को चलाता था, लेकिन वो ही कंपनी से इधर आ गया, तो अब क्रिस जेरिको तो फिर आ ही सकते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा नेम उस टाइम पे था। आई थिंक अब इतना कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा उनका, बट एक लेजेंड तो फिर लेजेंड ही रहता है। कल बताना भूल गया मैं बात, मतलब मैंने ये NBC वाली चीज और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की जो प्रोग्रामिंग वो शिफ्ट हो रही है वो बताई ही इसलिए थी क्योंकि मुझे ये बताना था। और बताना ये था कि क्योंकि अब ये जो जहां पे भी अभी SNME आ रहा था वहां से शिफ्ट हो गया पीकॉक के ऊपर, और पीकॉक पे एड्स नहीं आते, मतलब वो केबल पे नहीं चलता जैसे PLEs चलते हैं ना, जैसे अब तक वो पीकॉक के ऊपर चलते तो हम एड्स कहाँ देखते हैं, एड्स देखते भी हैं तो फिर वो मैचेस के बीच में होती है। तो वही अब सेम ट्रीटमेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को मिलेगी, जिसकी वजह से सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि भाई जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर ये करने वाले हैं 13 दिसंबर को, वहां पे आपको एड्स नहीं दिखेंगी। जैसा हमने गोल्डबर्ग के साथ सीन देखा था वैसा होने नहीं वाला। और SNME को लेके एक और पता चला कि एक और नई डेट के लिए WWE इसको प्लान कर रही है। ये सिटी होने वाले सॉल्ट लेक सिटी, वहां से 1 नवंबर को WWE
WWE SNME का एक और शो करने वाली है। आई थिंक पहले मेरे को लगा था कि ये थोड़े ज्यादा हो रहे हैं SNME वाले शोज, लेकिन अब क्योंकि ये इसकी अलग अलग थीम भी बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, PLE लेवल भी है ये, लेकिन ये PLE के बराबर भी नहीं है, फिर ये रॉ स्मैकडाउन के लेवल पे भी है लेकिन उसके बराबर भी नहीं, उससे बड़ा है। तो थोड़ा मतलब सही सा लग रहा है कि चलो इवेंटफुल चीजें होती रहती है, लेकिन कभी कभी ओवरवेलमिंग भी हो जा रहा है बहुत ज्यादा, जैसे बहुत सारे अगर शोज लगा दिए। तो WWE वैसे अब उनकी तो डील इसी वजह से हुई थी ना कि वो एक अलग से शो देंगे, तो उनको फिर कई बार वो शो करना ही पड़ता है क्योंकि कमिटमेंट है। बट सही है, मेरे को अब तो ठीक लग रहा है, मुझे मे भी आगे जाके ना लगे, बट अभी के लिए तो ठीक है। क्या किसी WWE के क्राउड के लाउड होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है क्या कि पुलिस वालों को आना पड़े कि भाई यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है, क्या माजरा चल रहा है, ऐसा कौन सा कांड हो रहा है यहाँ पे? तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ये जॉन सीना ने बताई। ये जो फ्रांस वाला WWE ने PLE किया था पहले, वहां पे फ्रांस का क्राउड इतना लाउड था कि पुलिस को आना पड़ गया। उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है जो गड़बड़ है, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे लोग लाउड हो गए थे। फिर उनको बताया कि नहीं भैया, ये एक रेसलिंग शो WWE चल रही है और इसमें लोग चिल्ला जाते हैं। तो जॉन सीना ने कहा कि मैं ऐसे क्राउड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, और वो काफी एक्साइटेड है अपने क्लैश इन पेरिस के मैच के लिए। और जॉन सीना जब ये बातें बोल रहे हैं ना, तो आप उनके चेहरे पे लिटरली वो चमक फील कर सकते हो कि वो सही में चाहते हैं भाई मेरे को वहां जाके एक बार लड़ना है। अगर आप देखोगे तो सुपरस्टार स्पेक्टिकल जब इंडिया में हुआ था तो जॉन सीना एडवर्टाइज नहीं थे शो के लिए। इवन जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल की टी-शर्ट भी है ना, उसमें जॉन सीना कहीं है नहीं उस पोस्टर पे, लेकिन जॉन सीना का प्यार ही ऐसा है रेसलिंग को लेके कि उनको चाहिए था भाई इंडिया में आके मेरे को रेसलिंग करनी है दोबारा। तो एक बार वो पहले आए थे, तब उन्होंने मैच किया था या नहीं किया था मेरे को लगता नहीं उन्होंने मैच किया था, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉल में उनकी अपीयरेंस थी और आई थिंक उस टाइम पर कोई इवेंट तो हुआ नहीं था। वो एक इवेंट बहुत पुराना है जो 2002 के आसपास का था। उसके बाद फिर WWE ने ऐसे आके शो किया नहीं था, और जब किया था तो फिर जॉन सीना 2016-17 के आसपास आए नहीं थे। तो ऐसे करके अब जॉन सीना बड़े एक्साइटेड है। तो सोचो भाई क्या माहौल बना होगा वहां पे। वैसे तो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में बहुत खतरनाक माहौल बना था, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने बोला था कि बड़े बड़े रेसलमेनिया में मैं जाके आ चुका हूं, लेकिन उस 5000 कैपेसिटी वाले अरीना में जितनी मैंने आवाजें सुनी है वो एक रेसलमेनिया को भी फेल कर दे। सेथ रॉलिंस की स्टेटमेंट है। तो और मैं प्राउड भी हो सकता हूं उस पर, क्योंकि मैं उस वाले शो का पार्ट था। क्लैश इन पेरिस के लिए फाइनली अब WWE ने जो ऑफिशियल पोस्टर है वो निकाल दिया है। पोस्टर नहीं, मैच कार्ड का ग्राफिक निकाल दिया है रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रेड का। पता नहीं WWE ने इसमें इतना लेट क्यों किया। पहले इन्होंने ना प्रोमो में बोला, उसके बाद ऐसी बातचीत में ट्रैश टॉकिंग में मैच बना दिया, और अब थोड़ा सा ग्राफिक भी लेट निकाला। बट जो भी है, अभी ऑफिशियल हो गया कि ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस एट क्लैश इन पेरिस। अब क्योंकि WWE ESPN वालों के ऊपर आ चुकी है, मतलब WWE के जो आने वाले PLEs होंगे वो ESPN पर आएंगे, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नेटफ्लिक्स पर ही होने वाले हैं। तो इन्होंने काफी सारे अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज करी। तो उसमें क्या हुआ, CM पंक भी आए थे। तो उनसे जब सेथ रॉलिंस के बारे में पूछा ना, वो कहते हैं कि देखो भाई सेथ रॉलिंस कितना घटिया और नीच किस्म का आदमी है, कैसे बंदे के साथ मैं डील कर रहा हूं जब से मैं WWE में आया हूं। इस बंदे ने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, इस बंदे ने अपनी बेटी से भी झूठ बोला था कि जो मेरा पैर है उसमें लगी हुई है। तो सोचो मैं किस टाइप के बंदे से डील कर रहा हूँ। तो जो बुराई है उसको किस लेवल पे देखते हैं CM पंक सेथ रॉलिंस के लिए, कि वो ऐसी ऐसी बातें भी अपने जो इंटरव्यूज है उसके अंदर बोलते हैं। ये वैसे काफी क्रिएटिव होता है ऐसे बोलना भी, आपको देख के ऐसा लग जाता है कि अच्छा बस बोल दिया, लेकिन वो उस समय इंटरव्यू चल रहा है उनका, और वहां पे ऐसी बातें बोलना जो कि फैंस को बिलीव करवाए ऐसी। तो ये होता है, आप कह सकते हो कैरेक्टर का कमाल, जो कि CM पंक के अंदर तो ऑब्वियसली वो तो हमने उनके शुरुआती टाइम से देखा। मतलब तब वो जब पाइप बम वाला सीन था तब वो नहीं छोड़ रहे थे लोगों को, तो अब के जमाने की तो क्या ही बात करें। एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, और ये सिर्फ धोखेबाज और दगाबाज आदमी को वापस WWE में देखने की एक्सपेक्टेशन जो आपकी है शायद उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है अगर वो बिल्कुल खत्म है। तो ट्वीट क्या है, ट्वीट है कि पहली जो स्मैकडाउन हुई थी फॉक्स पर, वहां पे रॉक आए थे। उसके बाद पहली TKO वाली रेसलमेनिया, वहां पे रॉक आए थे। उसके बाद मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स का जो प्रीमियर एपिसोड था वहां पर भी रॉक आए थे। अब इसके बाद रेसल पलूजा होने वाला है, जो कि हमको पहले से ही पता है कि एक बहुत ही ग्रैंड WWE का शो होने वाला है। तो क्या फर्स्ट एवर ESPN वाले PLE में भी एक बार फिर से रॉक की अपीयरेंस हो सकती है? तो देखो भाई फिर अभी इसको क्या आप मानोगे या किस तरीके से देखोगे। वैसे जैसे पहले ही बोल दिया, नाम ही लगा दिया धोखेबाज और दगाबाज आदमी, तो इतनी एक्सपेक्टेशन वैसे रखने का फायदा है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक देखने का तरीका जरूर हो सकता है। और बाकी रेसल पलूजा के बारे में हमको ये भी पता चला कि जो पैट मैकेफी हैं वो भी आने वाले हैं इस वाले शो पर। पैट मैकेफी को रिसेंटली क्रिटिसिज्म बहुत मिला था, अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने बोल दिया था कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है मेरे पास WWE पे काम करके। तो लोगों ने उनके कंपैरिजन पता किससे कर दिए, उन सुपरस्टार से जो कि रेसलिंग करते हैं, लाइव इवेंट्स पे जाते हैं, पूरे टाइम रोड पर होते हैं, और पैट मैकेफी को बोलते हैं कि भाई तुम सिर्फ कमेंट्री नहीं कर पा रहे, इसी में तुम्हारे धागे खुल जा रहे हैं। बट हर किसी का शेड्यूल अलग है भाई, पता नहीं लोग, खैर इंटरनेट तो बना ही है बोलने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि इंटरनेट पर कमेंट करने के
पैसा लगना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही लगे, लेकिन तब लोगों को ये होगा कि भाई जो बात बोल रहे हो उसकी कुछ तो वर्थ हो, तो तुम उस हिसाब से थोड़ी बोल लो। बट पैट मैकेफी वापस आ जाएंगे तो पता ही है, वो जो कमेंट्री पर अपना खेल बना देते हैं, अपना जो कैरेक्टर बना देते हैं, उसकी वजह से उस स्टोरी की जो उस टाइम पे चल रही हो तो उसको देखने में मजा आ जाता है। सबसे पहले हमने रेसलमेनिया को देखा जो कि 2 नाइट्स का इवेंट बना, और उसके बाद अब WWE ने इस साल इंप्लीमेंट कर दिया इसको समर स्लैम के लिए भी। लेकिन क्या ये और ज्यादा आगे होने वाला है? ये तो मैंने आपको बता दिया था कि शायद आने वाले टाइम में रॉयल रंबल और इस सर्वाइवर सीरीज ये आगे लाइन में है, लेकिन ट्रिपल एच ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि इसको कंफर्म ही कर रही है। भले उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन बिना बोले सब कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला कि देखो समय बताएगा ये, अगर हम आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि और ज्यादा सर्व करे हमारे फैंस को और उनको खुश करे, तो डेफिनेटली ये चीज हम कंसीडर करेंगे। और भाई पैसे कमाने को लेकर WWE कैसी चल रही है, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, आपके मतलब आप सोचो, शायद हो सकता है पीछे करके दोबारा आप सुनो कि यार रोहित भाई ने सही बोला है, या यहाँ पे अपनी जैसे वीडियोस में ये कुछ भी बकता रहता है, कभी किसको सेथ को CM पंक बोल देगा, CM पंक को सेथ वैसे कुछ बोल दिया। लेकिन मैं बिल्कुल अपनी जुबान संभाल के बोल रहा हूँ जो मैं बात बोलने वाला हूँ। तो रेसलमेनिया वेगस में जो होने वाली है अगले साल, इसका रिंग साइड का पैकेज WWE ने अनाउंस किया है, अपना अनाउंस किया मतलब कि अवेलेबल किया है फैंस को खरीदने के लिए, जो कि सबसे आगे वाली रो पे होता है, जहां पे वो ग्रीन टी-शर्ट वाला गाय बैठता है। उसमें पर पर्सन जो दोनों नाइट्स का कंबाइंड प्राइस है वो भाई $70,000 है। इंडियन रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट करें तो $1,000 को अगर आप देखोगे तो ये आता है लगभग हमारे 80 से 90 हज़ार के आसपास। तो ये बन गया 8-9 लाख के आसपास। और उसके बाद जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो ये आधा करोड़ से ज्यादा प्राइस है, जो कि अगर आपको दोनों नाइट्स की रेसलमेनिया रिंग साइड पर सबसे आगे फ्रंट रो में बैठ के देखनी है तो उसका चार्ज है भाई। ये किसी ने बहुत सही कमेंट लिखा कि अब WWE फैंस को नहीं सर्व कर रही, ये सेलिब्रिटीज को सर्व करेगी, क्योंकि वहां पे जाके तो सेलिब्रिटीज बैठ सकते हैं, और क्योंकि उनको चाहिए भी होता है कि रिंग साइड पे आगे बिल्कुल ऐसे थोड़े बंदे आए जो कि पॉपुलर हों, और अगर वो बैठोगे वहां पे तो फिर WWE को थोड़ी हाइप मिल जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी आएगा जिसको रिंग साइड पे बैठने की टिकट खरीद के फिर बैठने को मिलेगा? वो तो सेलिब्रिटी वैसे नहीं आ जाएगा भाई। ये इन्होंने हद मचा रखी है। और जो रो 2 और रो 3 है वो भी $35,000 और $50,000 के प्राइस पर आता है। तो अब देखो, अगर आपको रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट को रिंग साइड पे देखने की इच्छा है तो समझ लो कि आपको पहले कुछ साल मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे जोड़ने पड़ेंगे। जैसे घर और गाड़ी के लिए जोड़ते हो वैसा हिसाब किताब हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली वहां पे जो उनके खर्चे हैं यूएस के, वो अब होटल्स वगैरह भी, क्योंकि सारे लोग तो वेगस से होंगे नहीं, तो फिर इस हिसाब से इतना इसका हाई रेट है। क्या विचार हैं आपके इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। रोमन रेंस के बारे में चलो एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन है ठीक ठाक सी। अभी जैसे हमको पता था कि जैसे ही रोमन रेंस समर स्लैम में आए तो उसके बाद हमको क्या पता चला कि भाई अब तो ये बंदा जो है निकल लेगा इसके मैच के बाद, लेकिन रोमन रेंस निकला नहीं। और उसके पीछे जो एक बड़ा रीजन है वो ये है कि रोमन रेंस का जो स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी है, इसमें ऐसा भी कोई शेड्यूल पे, इतना भी कोई हैवी शेड्यूल नहीं उनका कि पूरे टाइम वो इस मूवी की शूटिंग पर रहे। जैसे अभी कोडी रोड्स हैं, वो तो शायद चले गए स्ट्रीट फाइटर के सेट पे, तभी एक फोटो मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन रोमन रेंस का शेड्यूल इतना ज्यादा हैवी नहीं होने वाला, वो साथ में WWE को भी मैनेज कर सकते हैं। और उसी का हमने रिजल्ट देखा भी कि क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस गायब भी हो जाएंगे। काइंड ऑफ रोमन रेंस के स्टाइल का फुल टाइमर आपको दिखेगा। रोमन रेंस के स्टाइल का मतलब जो पार्ट टाइमर में थोड़ा सा फुल टाइमर हो, क्योंकि वो आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी फ्रीक्वेंट अपीयरेंस अगर हो जाती है तो हम उसको रोमन रेंस के सेंस में फुल टाइमर बोल सकते हैं। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा रोमन रेंस को शोज पर देखने के लिए। फाइनली एक ऐसी चीज की बात करते हैं जब मैंने सुनी तो मेरे अंदर का जो WWE फैन और जो एनालिस्ट है या फिर जो इन सारी चीजों को देखता है, जो भी इंटरनेट वर्ल्ड में चल रही होती है WWE के अराउंड, मेरे को देखते पता चल गया भाई ये तो नकली है। और वो चीज क्या थी, बट ये नकली पूरी तरह से नहीं है। पता क्या चला कि बिग बॉस का जो सीजन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होगा कि बिग बॉस आने वाला है। मेरे को वैसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं, अभी पता चला कि 24 अगस्त को ही आई थिंक इसका सीजन प्रीमियर होने वाला है। तो इस वाले बिग बॉस के सीजन के लिए अंडरटेकर रूमर्ड है, यानी बिग बॉस के हाउस में, इंडिया के बिग बॉस की बात हो रही है जो हर साल आता है, उसमें अंडरटेकर होंगे। अब जैसे मैंने सुना मैं समझ गया भाई ये तो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि अंडरटेकर के पॉडकास्ट हैं, उनके शोज हैं, LFG में वो काम करते हैं, WWE की बैक स्टेज कितनी सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं। तो भाई वो सारा काम धंधा छोड़ के वो बंदा, चाहे तुम उसे कितने ही पैसे दे दो, कितने टाइम का होता है बिग बॉस, 2-3 महीने 4 महीने जितने का भी हो, तो उतने टाइम तक क्या वो उस हाउस में रहेगा? तो ये तो नहीं होने वाला। लेकिन फिर उसके बाद जब डिटेल्स पता चली तो मुझे लगा नहीं भाई ये सच हो सकता है। और बहुत बड़े बड़े रेप्यूटेड जो मीडिया आउटलेट्स है उन्होंने इस बात को कवर किया है कि
वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है बिग बॉस में। अंडरटेकर की वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसी होती है कि मतलब कि शुरुआत वाले सीजन से नहीं, कुछ टाइम के लिए वो आएंगे और आई थिंक थोड़ी सुर्खियां बटोरेंगे और उसके बाद फिर वो चले भी जाएंगे। मतलब उनको फिर वो अट्रैक्शन की तरह ही यूज करने के लिए देख रहे हैं। बट पता नहीं अंडरटेकर बिग बॉस के हाउस में कैसे दिखेंगे। केफेब तो वैसे अब उन्होंने अपना तोड़ ही दिया है, लेकिन पता नहीं, मेरे को फिर भी अजीब सा लगा। ये वाला बंदा सोचो, ये सोचा था कि ये बिग बॉस के अंदर जा सकता है, बट फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजें हेडलाइंस बनाने के लिए हो, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें चला देते हैं ताकि उस वाले शो के बारे में बात हो। तो देखेंगे, अगर आ गए अंडरटेकर बिग बॉस में तो बताऊंगा, फिर बिग बॉस की कहानी बताऊंगा आपको इस चैनल पे। ये वीडियो फिलहाल अगर आपको यहां तक देख के अच्छी लग गई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।